हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल फ्यूचर स्टडी सर्कल। दिस इज़ करिश्मा और आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत, जो कि यूपीएससी और पीसीएस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं अपने इस चैनल पर पॉलिटी पूरी कवर करने वाली हूँ। और तो ये हमारा पार्ट 1 है। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ शेयर भी कीजिए। और चलिए, अभी हमारा पार्ट 1 है तो इंडियन पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर से हम शुरू करते हैं। चलिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क, इसका चैप्टर 1 है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो लेट्स इंट्रोडक्शन ये है। आपको पता होगा कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इंडिया में आई थी। कब आई थी? 1600 में, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है इन्होंने 1765 में इनको जो दीवानी राइट्स मिल गए थे। यहाँ बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी का मतलब यहाँ ये है कि जो बंगाल और बिहार और उड़ीसा के जो रेवेन्यू सिविल जस्टिस था उस पर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को राइट्स मिल चुके थे टोटल। यानी कि अब वे जो है उसके रेवेन्यू इकट्ठा भी कर सकते थे और खर्च भी कर सकते थे। उनको पूरे राइट्स मिल चुके थे ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 तक। फिर इसके बाद पता है आपको विद इंडिपेंडेंस जो है इन जो कॉन्स्टिट्यूशन की फिर नीड जो है लगी कि जब इंडिपेंडेंस की मांग हुई थी 1942 के बाद। आपको पता है कि 1942 के बाद क्विट इंडिया मूवमेंट ये सब कुछ आता है। इंडिपेंडेंस जब हुआ तो उसमें फिर ये बात हुई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन अब बनना चाहिए ताकि हम जो इंडिया है उसको जो है गवर्न कर सकें। तो इस वजह से फिर एम.एन. रॉय जो हैं उन्होंने 1934 में उन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए सजेस्ट किया था, ठीक है। तो इस वजह से फिर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है 1946 में बनी थी। और इसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी तो उसने जो है फिर कॉन्स्टिट्यूशन अपना प्रिपेयर किया, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है बन चुका था। एक्चुअली जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अडॉप्ट किया गया था वो 26 नवंबर 1949 में किया गया था, लेकिन जो 26 जनवरी 1950 में जो है इट केम इनटू फोर्स। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है फिर जब ब्रिटिश इंडिया में आए थे, और उनके जाने तक इंडिया को गवर्न करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, तो बहुत सारे तो इस वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत सारे जो है एक्ट्स और पॉलिसी एक्ट्स जो है लॉन्च किए थे, इम्प्लीमेंट किए थे। तो अगर हम बात करते हैं तो दो पार्ट्स हैं इसके। एक तो है कंपनी रूल, ठीक है, और दूसरे हैं क्राउन रूल। तो जो कंपनी रूल है वो 1773 से लेकर 1858 तक है, और जो क्राउन रूल है वो 1858 से लेकर 1947 तक है। यानी कि जब 1857 में रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो हुआ था उस तब तक तो कंपनी जो है रूल करती थी। तो इस वजह से फिर कंपनी रूल में, कंपनी के अंडर में जो इतने भी एक्ट आए हैं तो वो कंपनी रूल के अंडर में आए हैं। फिर कंपनी के बाद ब्रिटिश जो है उन्होंने फिर डायरेक्ट कंट्रोल किया था इंडिया के ऊपर। यानी ब्रिटिश का जो क्राउन है उन्होंने जो है डायरेक्ट कंट्रोल किया था इंडिया के ऊपर। इस वजह से फिर 1857 के बाद 1947 तक जो है क्राउन रूल शुरू हो गया था इंडिया में, ठीक है। तो कंपनी रूल में तो हम पहले पार्ट पोर्शन जो हम कवर करेंगे वो हम कंपनी रूल का करेंगे इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्राउन रूल्स जो है कवर करेंगे। तो इस वाले में पहले आ जाता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसके सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। और ये एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, प्रीलिम्स के लिए सारे एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको भी अगर आप प्रीवियस क्वेश्चंस में देखे होंगे बहुत सारे क्वेश्चन इसमें डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए, इसका सिग्निफिकेंस क्या है इस एक्ट का। ब्रिटिश डिसाइडेड टू रेगुलेट द ईस्ट इंडिया कंपनी, डिमार्केट द पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव। यानी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है ब्रिटिश ने डिसाइड किया कि वो रेगुलेट करेगी, ठीक है। पहले जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यहाँ पे इंडिया में ट्रेड करने के लिए आई थी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉफिट हुआ तो उन्होंने जो है फिर इंडिया पे बिल्कुल कंट्रोल करना शुरू कर दिया था, उसके रेवेन्यू को कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। इस वजह से फिर ब्रिटिशर्स को जो है वहाँ पे उनको गलत लगा। उन्होंने फिर डिसाइड किया कि जब इंडिया इतना प्रॉफिटेबल कंट्री है तो हमें डायरेक्टली जो है रेगुलेट करना चाहिए। तो इस वजह से उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करना शुरू कर दिया था, उसके काम को रेगुलेट करना शुरू कर दिया था ब्रिटिश ने। तो उनके जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस थे ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसको जो है उन्होंने अलग अलग कर दिया था, डिमार्केट कर दिया था, ठीक है। फिर लेट फाउंडेशंस फॉर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया
फिर उन्होंने जो है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो है शुरू कर दी, यानी कि अब पूरे इंडिया को जो है एक बड़े लेवल से जो है फिर गवर्न किया जाएगा। ये जो है फिर इस एक्ट के अंडर में किया, यानी कि हम कह सकते हैं कि पूरे कि इंडिया को जो है रेगुलेट करना या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करना या इस एक्ट से शुरू हो गया था। ठीक है, तो फीचर्स क्या है इस एक्ट की, ये हैं कि गवर्नर बंगाल वाज डेजिग्नेटेड एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जो बंगाल के जो गवर्नर थे उनको जो गवर्नर जनरल बना दिया गया था, और बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर्स थे वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के सबॉर्डिनेट आ गए थे, यानी कि उनके अंडर में आ गए थे। एग्जीक्यूटिव काउंसिल 4 मेंबर्स की बनाई गई थी टू असिस्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ऑफिसर्स वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम प्राइवेट ट्रेड। अब ऑफिसर्स जो थे वो प्राइवेट ट्रेड यानी कि अपनी कोई ट्रेड नहीं कर सकते थे, जो भी ट्रेड उन्हें करनी होती थी वो कंपनी के लिए ही कर सकते थे। चलिए आगे करते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये हैं इस वाले एक्ट में, वो ये है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे, वारेन हास्टिंग्स। से याद रखना, वारेन हास्टिंग जो है फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। और सुप्रीम कोर्ट जो है इस एक्ट में जो है बनाया गया था, और इसमें जो सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस थे और 3 जजेस थे। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्ट आया था वो था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था। इसके फीचर्स ये हैं कि इसमें पॉलिटिकल और कमर्शियल फंक्शंस जो थे कंपनी के वो अलग कर दिए थे। पहले पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस अलग किए थे, अब कमर्शियल फंक्शंस जो है कंपनी के अलग कर दिए थे। यानी कि अब जो कंपनी जो उसका कमर्शियल फंक्शन यानी कि ट्रेड से रिलेटेड वो अलग फंक्शंस जो डिसाइड किए थे, उनके लिए अलग से जो है कमर्शियल जो अफेयर्स थे उनको मैनेज करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया था, और जो पॉलिटिकल फंक्शंस थे जो अफेयर्स थे उनको मैनेज करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है सुपरवाइज कर सकता था गवर्नमेंट के ऑपरेशन और रेवेन्यू को, और ब्रिटिश गवर्नमेंट गॉट कंप्लीट कंट्रोल ओवर कंपनीज अफेयर्स। यानी कि इस पिट्स इंडिया एक्ट में, अगर जो पिट्स इंडिया एक्ट था वो आया ही इसलिए था कि जो रेगुलेटिंग एक्ट जो था उसमें जो भी कोई कमी रह गई थी वो जो है पिट्स इंडिया एक्ट में जो है उन्होंने कवर कर लिया था। एक्चुअली कह सकते हैं मॉडिफिकेशन था रेगुलेटिंग एक्ट का, पिट्स इंडिया एक्ट, जिसमें जो है इस एक्ट के थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है पूरा कंट्रोल कर लिया था अपना ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट एक्ट आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ठीक है, इसके फीचर्स क्या हैं, इसके फीचर्स ये हैं कि अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया, यानी कि दे सकते हैं अब और बहुत बड़ी पोजीशन जो है डेजिग्नेशन दे दी गई थी। अब बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया था। बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज लॉस्ट देयर लेजिस्लेटिव पावर्स। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज को जो है उनकी जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी अब वो उनके पास नहीं थी, सब कुछ जो थे वो गवर्नर ऑफ इंडिया के पास आ गई थी। गवर्नर जनरल गॉट कंप्लीट कंट्रोल ओवर सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स। और जो गवर्नर जनरल जो थे यानी कि बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर जनरल थे उनको जो सिविल और मिलिट्री अफेयर्स मिल चुके थे। लॉ मेंबर वॉज एडिड एज 4th मेंबर टू द गवर्नर्स काउंसिल। ठीक है, यानी कि लॉ मेंबर जो है अब गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसमें जो लॉ मेंबर भी अब ऐड कर दिए गए थे। लॉ कमीशन भी बनाई गई थी इस एक्ट में, और जो लॉ बनाए गए थे अब उनको जो है एक्ट कहा जाने लगा था, पहले उनको रेगुलेशंस कहा जाता था। तो इस चार्टर एक्ट 1833 में जो लॉ थे उनको जब एक्ट कहा जाने लगा, पहले उनको रेगुलेशंस कहा जाता था। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको जो है अपने कमर्शियल एक्टिविटीज़ को जो है बंद करना पड़ा था। अब वो जो है एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई थी इस एक्ट के बाद। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इस एक्ट में जो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो ये है कि जो पहले फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे वो कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये क्योंकि चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। और पता है आपको इस एक्ट में एक्चुअली बात हुई थी कि सिविल सर्विस का जो रिक्रूटमेंट है वो जो है ओपन कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन ये जो है इस एक्ट में जो है इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। इस एक्ट में जो है ओपन कंपटीशन सिविल सर्विसेज में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, इसलिए नेक्स्ट वाले एक्ट में ही इंट्रोड्यूस हुआ था। चलिए आगे वाले बात करते हैं कब हुआ था। तो नेक्स्ट एक्ट आ जाता है चार्टर एक्ट 1853। ठीक है, और ये चीज़ याद रखना, आपको पता होगा अभी तक जो हमने याद किया वो सारे के चार्टर एक्ट ऑफ 1833, चार्टर एक्ट ऑफ 1853, यानी कि ये जो एक्ट है वो सिर्फ 20-20 साल के गैप से हुए हैं। ठीक है, चलिए तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853, अ सेपरेट गवर्नर वॉज अपॉइंटेड फॉर बंगाल। इसमें जो है बंगाल के लिए एक सेपरेट गवर्नर जो है अपॉइंट किया गया था इस एक्ट में।
एक्सटेंडेड द कंपनीज रूल टू पोजेस इंडियन टेरिटरीज और सेपरेटेड द लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल्स काउंसिल। यानी कि पहले जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल हुआ करती थी वो एक ही काउंसिल हुआ करती थी, लेकिन अब जो है उसमें क्या कर दिया, अब जो उसमें लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन सबके अलग अलग कर दिए। ठीक है, अब गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसमें लेजिस्लेटिव फंक्शन अलग कर दिए गए थे और एग्जीक्यूटिव फंक्शन अलग कर दिए गए थे। और इसमें जो आपको पता ही होगा, पिछली वाले उसमें बात की थी सिविल सर्विस के ओपन कंपटीशन की बात करने की, इंट्रोड्यूस करने की बात की गई थी, लेकिन उसमें नहीं हुआ था। इस वाले एक्ट में जो है सिविल सर्विसेज का ओपन कंपटीशन भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। और इसके लिए मैकाले कमेटी आपको ध्यान होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैकाले कमेटी ज़रूर ध्यान देना। उसकी वजह से जो है ओपन सिविल सर्विसेज में जो है ओपन कंपटीशन जो इंट्रोड्यूस हुआ। नंबर ऑफ कोर्ट डायरेक्टर्स जो थे वो 24/18 हो गए थे इस एक्ट के बाद। याद है ना, नंबर ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कितने थे, 24/18 हो गए, और लेजिस्लेशन बिकेम अ सेपरेट एंटिटी। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी ज़रूर करना, शेयर भी कीजिएगा। और अब मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। अभी इस वाली वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट है, जो मैंने आपको बताया था क्राउन रूल जो है, उसमें जितने भी एक्ट आए हैं वो हम नेक्स्ट वाली वीडियो में कवर करेंगे, और इसका पूरी पॉलिटी कवर करने वाले हैं। और ताकि आप जो है कम टाइम में पूरी पॉलिटी अच्छे से, पूरी लक्ष्मीकांत अच्छे से कर सकें, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।